नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम पर। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो पोस्ट की जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो पड़ी हुई हैं, वो देख लें। उसमें पूरी व्याख्या के साथ वो वीडियो डाली गई थी जो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और ये भी जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। शुरू करते हैं आज की क्लास। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? पूछ रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। 2, 3, 4, 5। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राम आम खाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और पूर्वकालिक क्रिया। तो कह रहा है कि राम आम खाता है। राम आम खाता है में सकर्मक क्रिया है। अच्छा, सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे? तो जो भी वाक्य लिखा हो इसमें हम अगर क्या का प्रश्न करें, जैसे हम इसमें क्या का प्रश्न करेंगे, राम क्या खाता है, तो उसका उत्तर आता है क्या खाता है? आम खाता है। तो जब क्या का उत्तर वाक्य में मिलता है तो वो कर्म होता है। अगर कोई भी क्रिया कर्म के साथ प्रयोग की जा रही है तो वह सकर्मक होती है, और कोई भी क्रिया अगर बिना कर्म के प्रयोग की जा रही है तो वह अकर्मक होती है। जैसे राम दौड़ता है, अब दौड़ रहा है तो हम अगर प्रश्न करें राम क्या दौड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या का प्रश्न उत्तर नहीं मिलेगा, तो कर्म नहीं है। इसलिए राम दौड़ता है में कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती है जो एक क्रिया खत्म समाप्त होकर के तुरंत दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है। जैसे कहा जाए राम खाना खाकर सो गया, तो पहले क्या किया उसने? खाना खाया फिर सोया। तो जो पहले क्रिया पूर्ण हुई वह हो जाती है पूर्वकालिक। तो खाना खाकर यह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ और कोई किस प्रकार के सर्वनाम है? कुछ और कोई किस प्रकार के सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? कौन, क्या, ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह, वह, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ये कुछ और कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो, सो, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं कुल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन निरनुनासिक नहीं है? व, मा, जा, फा। बताना है निरनुनासिक नहीं है, तो हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, माँ हमारा निरनुनासिक नहीं है, ये हमारा अनुनासिक है। और बाकी ये तीनों वा, जा, फा, ये तीनों हमारे निरनुनासिक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का उदाहरण है? पाप पुण्य, माता पिता, हुक्का पानी, उपरोक्त सभी। तो बताना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो पाप पुण्य, माता पिता, हुक्का पानी। अगर कोई भी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, यानी ये जो चिन्ह हमारा लगा है ये योजक चिन्ह इसे कहते हैं, तो अगर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी तीनों हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस। तो उत्साह हमारा किसका होता है? ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का शोक स्थायी भाव होता है। और हास्य रस का हास होता है। श्रृंगार रस का रति होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
कवितावली के रचनाकार कौन है? बताना है कवितावली के रचनाकार कौन है। सूरदास, तुलसीदास, जायसी या रैदास? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देख लेते हैं। एक तो कवितावली हो गई, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका है। ये सब किसकी हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। सूरदास जी की रचनाएं कौन है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी। ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। जायसी की कौन सी रचनाएं हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ये सब जायसी जी की रचनाएं हैं। और एक पंक्ति है जो बहुत पूछी जाती है परीक्षा में, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति रैदास जी की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा, जब अलगाव का जब से प्रयोग होता है और अलगाव का अर्थ देता है, जैसे पेड़ से बंदर कूदा तो बंदर पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाता है। ठीक है। और कर्म कारक क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का कौन सा कारक होता है? को विभक्ति होती है। संप्रदान के लिए होता है, करण से होता है, लेकिन यहाँ पर करण से जो प्रयोग किया जाता है ये माध्यम में किया जाता है। जैसे हम कह दें कि राम साइकिल से बाजार जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, क्योंकि राम साइकिल से जा रहा है, साइकिल उसका माध्यम है राम को बाजार ले जाने का, तो यहाँ पर करण कारक हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है भ्रमर, अग्नि, मछली और कदली। तो बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। तो हम पहले तत्सम देख लें, इसमें कौन सा तद्भव, फिर मिल जाएगा। तो भ्रमर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर नीचे रा लगी है, भ्रमर भौरा का तत्सम होता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। अग्नि आग का तत्सम होता है, यानी ये भी नहीं होगा। कदली केला का तत्सम होता है, ये भी नहीं होगा। मछली सही है हमारा, मछली तद्भव है, और मछली का तत्सम क्या होता है? मत्स्य। मत्स्य तद्भव होता है, तत्सम होता है मछली का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पूछ रहा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 14 और 26। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और देख लेते हैं, जो 24 मात्राएं किस में होती हैं? 24 रोला में होती हैं। 26 मात्राएं गीतिका में होती हैं। और एक होता है 28 मात्राएं किस में होती हैं? ये हरिगीतिका में होती हैं 28 मात्राएं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय और सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पर हमारे बी और सी दोनों सेम हो गए, और हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी बी या सी दोनों सही होंगे। ठीक है, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परमाल रासव किसके द्वारा रचित है? बताना है परमाल रासव किसके द्वारा रचित है। नाल सिंह, नरपति नाल्हा, चंद बरदाई या जगनिक। तो ये किसके द्वारा रचित है? जगनिक। परमाल रासव किसकी रचना है? जगनिक की है। नाल सिंह की रचना क्या है? विजय पाल रासव। और नरपत नल्हा जी की रचना क्या है? बीसल देव रासव। और चंद बरदाई जी की रचना है पृथ्वीराज रासव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार्य, हम घर आए राजा राम भरतार। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह पंक्तियां हमारे तुलसीदास जी, कबीरदास, सूरदास या रैदास। तो ये पंक्तियां हमारी कबीरदास जी की हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? हिंदी प्रदीप पत्रिका पूछ रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो हिंदी पत्रिका थी इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका का क्या नाम था? तो इनकी पत्रिका ब्राह्मण पत्रिका थी।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका कौन सी थी? आनंद कादम्बिनी का इन्होंने संपादन किया था। अब भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा और बाला बोधनी, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पत्रिकाएं थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? उज्ज्वल, कवियत्री, अंतरराष्ट्रीय, कैलाश। तो हमारा यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? अंतरराष्ट्रीय की हो जाएगी। अच्छा, ये जो उज्ज्वल है, उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता है, उज्ज्वल में दोनों जा आदि बनती है, यानी ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ये हमारा सही होता है। कवित्री में कब इत्री ऐसे लिखा जाता है, और कैलाश ये भी गलत लिखा है, ये ऐसे लिखा जाता है, दंती सा बनती है, तालब्य सा नहीं बनती है। सही ऑप्शन क्या होगा? सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, तो पालतू होना। तो नाक का बाल होने का जो सही अर्थ है वो होता है अधिक प्रिय होना। सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो श्लेष उपमा, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, यानी ए ऑप्शन सही है। और उपमा अलंकार में सी, सा, सी, सरिस ये वाचक शब्द अगर प्रयोग हो जाते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर देखो सी आ रहा है तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, यानी जैसे कह दिया जाए मया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पर चंद्रमा को खिलौना बताया जा रहा है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जा रहा है कि चंद्रमा, हमको जो चंद्रमा है वही खिलौना के रूप में चाहिए, उसके जैसा नहीं चाहिए बल्कि वही चाहिए, तो वहाँ पर भेद रहित आरोप हो जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। श्लेष अलंकार एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जो जब जनु जानो जनो मन मानो मनहु शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपराध शब्द है समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अपराध देखो यहाँ पर कोई समूह का तो बोध करा नहीं रहा है, तो यानी समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। जाति, अपराध कोई जाति होती है? जाति भी नहीं होती है, तो यहाँ पर जाति का भी बोध नहीं हो रहा, तो जातिवाचक संज्ञा भी नहीं होगी। और किसी कोई व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का नाम भी नहीं है अपराध, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं होगी, तो सही क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अपराध में भाववाचक संज्ञा होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यह नई साड़ी है, नई क्या है बताना। ये जो नई साड़ी है इसमें नई क्या है? तो देखो यहाँ पर नई साड़ी, देखो नई जो लिखा है, साड़ी कैसी है? नई, यानी नई साड़ी की विशेषता बता रहा है। और कोई भी शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या सही होगा? विशेषण सही होगा। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं? वो विशेष्य हो जाते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है। यानी साड़ी जो हमारा लिखा है, ये जो साड़ी हमारा लिखा है ये क्या हो जाएगा? ये विशेष्य हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। और नई क्या है? ये विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, उत्थान का विलोम पतन होता है, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, और अवनति का विलोम उन्नति होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रस कहते हैं, अलंकार कहते हैं, छंद कहते हैं या गुण कहते हैं? तो कह रहा है कि शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
दिए गए कोष्ठक में विराम चिन्ह का नाम है, यानी कि जो कोष्ठक में विराम चिन्ह बना है इसे क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं, उप विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं या पूर्ण विराम कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं पूर्ण विराम तो इसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो कोष्ठक में बना है इसे क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। जो उप विराम होता है, ये जो दो बिंदी लगी रहती हैं इसे कहते हैं उप विराम, यानी जैसे हम कह सकते हैं विसर्ग जो होता है उसे हम उप विराम कहते हैं, विसर्ग। और अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम जो कामा होता है उसे कहते हैं, ये इसे क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिन भर पढ़ता रहता है, दिन भर पढ़ता रहता है वाक्य में दिन भर क्या है? बताना है कि जो दिन भर लिखा है, दिन भर पढ़ता रहता है, दिन भर क्या है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक या संबंध बोधक? तो यहाँ पर दिन भर पढ़ता रहता है, पढ़ना एक क्रिया है और ये जो दिन भर है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सज्जन शब्द में समास है, सज्जन शब्द में समास है, बताना है। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? तो सज्जन ये हमारा कैसे टूटेगा? सत है जो जन, इसमें टूटेगा, तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। सज्जन में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? आग, जीभ, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प? तो ये बताना है, तद्भव बताना है। तो अगर हम तत्सम पकड़ लें तो हम तद्भव निकाल लेंगे। देखो ये जो पत्र है इसमें त्रा लगी है तो ये तत्सम हो जाएगा, यानी इसमें सभी तद्भव नहीं है। बरखा, रात, अच्छा ये जो सत्य है, ये जो सत्य है ये हमारा तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव सच होता है। और उच्च, दुर्बल और पुष्प, ये देखो ऊपर वाली रा लगी है इसमें, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। आपको एक बात बताते हैं, जो ये ऊपर वाली रा लगती है और जो पदेन रा लगती है, ये अगर किसी शब्द में लग जाएं तो शब्द तत्सम शब्द हो जाता है। और जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं चार, कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये जो चार होते हैं, ये चार अगर किसी भी अगर शब्द में लग जाते हैं तो वो शब्द भी तत्सम हो जाता है। तो ये अगर हमको कुछ बातें अगर याद होती हैं तो तद्भव तत्सम पकड़ने में आसानी हो जाती है। तो देख लेते हैं इसमें का सही ऑप्शन क्या सही होगा? ए, आग, जीभ, घर, ये तीनों शब्द तद्भव शब्द हैं। यानी आग का हमारा तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है। जीभ का जिह्वा होता है। घर का गृह होता है। ये एक बात याद रखना, ऐसे लिखा जाएगा गृह, गृह, और एक शब्द ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये वाला जो है इसका तो मतलब होता है घर, और जो ये वाला शब्द लिखा है इसका मतलब होता है नक्षत्र, यानी कि जो आकाश वाला ग्रह होता है उसका ये मतलब होता है। सॉरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, बताना है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है? हस्ताक्षर, हवा, जनता या सहायता? तो यहाँ पर हवा, जनता और हस्ताक्षर, ये जो लिखे हैं तीन, ये तीनों शब्द हमारे सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। किसमें? सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ये तीनों शब्द हमारे सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और जो सहायता है, ये जो सहायता लिखा है, ये हमारा सदा एक वचन में प्रयोग होता है, यानी सही ऑप्शन क्या सही होगा? ए वाला, सदा एक वचन में कौन प्रयोग होता है? सहायता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सूर्य, पर्वत, हाथी या सर्प? तो जो नग है इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हाथी नहीं है, यानी सी ऑप्शन सही है। सूर्य भी होता है, पर्वत भी होता है और सर्प भी होता है, लेकिन हाथी नग का अर्थ नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं,
बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो बैल और बकरी घास चरती हैं, ये गलत है। बैल और बकरी घास चरता है, ये भी गलत है। बैल और बकरी घास चरती है, ये भी गलत है। तो सही क्या होगा? बी ऑप्शन, बैल और बकरी घास चरते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी बताना है अनिल और अनल का सही शब्द युग्म कौन सा है। आग हवा, हवा आग, हवा जंगल, जंगल आग। तो जो अनिल है, अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। तो सही ऑप्शन क्या सही होगा? बी वाला, यानी अनिल और अनल का अर्थ क्या हो जाएगा? हवा और आग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसमें है। वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा है, वह अभी अभी गया है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में बताना है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए, वह बहुत थक गया है। इसमें क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।